कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो अपने शेरों में ही तमाम उम्र का जिक्र कर जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी मशहूर शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ लोगों के दिलों पर बल्कि जहन में भी अपने शेरों से एक छाप छोड़ जाता है। जी हां, ये वो शख्स है जिसने कड़ी मेहनत और जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने आप को भी एक मुकाम दिया है। विरासत से मिली शायरी और बचपन से मिली जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया है। हमारी टीम ने जाने शब्बीर अहमद सरोज झांसी से उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलू। झांसी के मशहूर व नामचीन लोगों में शुमार नवाब खानदान से सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे इसी खानदान के एक ऐसे चिराग से जिसने अपने फन से दूर दूर तक नाम रोशन किया है। एक ऐसे इंसान से जिसने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अल्लाह को भी खुश करने की पूरी कोशिश की। जी हां, 5 वक्त के नमाज के साथ साथ शेर व शायरी और घर परिवार को बराबर का वक्त देना कोई इनसे सीखे। पिता नवाब अहमद नवाब के बाद घर में सबसे बड़े होने के नाते इनके ऊपर भाई बहनों की सारी जिम्मेदारियां आ गईं। 3 भाई और 2 बहनों में बड़े भाई होने का फर्ज इन्होंने बखूबी निभाया। उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखा और अपने परिवार के साथ साथ अपने छोटे भाई के परिवार को भी पूरी तवज्जो देने की कोशिश की। बचपन से पढ़ाई में मशगूल रहने वाले शब्बीर अहमद सरोज को शुरुआती दौर में अपने जमाने के मशहूर शायर रहे भाई शफक झांसवी और अपनी दर्दीली आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले गायक रफीक अहमद की शोहरतों से ही पहचान मिली, ये कहने से वो हिचकिचाते नहीं हैं। बचपन से मशहूर शायर पिता नवाब अहमद के साथ मुशायरों में जा जाकर शायरी की तरफ इनका गहरा रुझान हुआ और आगे चलकर खुद भी बड़े बड़े मुशायरों में जाकर इन्होंने अपने शेरों से लोगों को वाह वाह कहने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, ये सन 1980 से ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से संबद्ध रहे और आज भी उनके कार्यक्रम रेडियो पर सुनने को मिल जाते हैं। इनका कहना है कि घर में भी नामचीन शायरों का आगमन बदस्तूर जारी था। आए दिन इसी कमरे में महफिलें आबाद हुआ करती थीं, जिसमें गुलाम रब्बानी ताबा, नूर इंदौरी, कैफ भोपाली, खुमार बाराबंकवी, मजरू सुल्तानपुरी जैसे मशहूर शायर अपने कलाम पेश किया करते थे। मजरू सुल्तानपुरी की महफिल में शब्बीर साहब का एक शेर उन्हें इतना पसंद आया कि उनके शेर पर सुल्तानपुरी ने तकरीर कर डाली और खूब वाहवाही की। वो शेर कुछ इस तरह से था कि गोरसाई है हमारी बज़्म अंजुम तक मगर आज भी तारीखियों में ठोकरें खाते हैं हम। अपने लिखे शेरों से इन्होंने आसपास ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुशायरे तक का सफर तय किया। आइए आपको सुनवाते हैं इनके लिखे कुछ शेर इन्हीं की जुबानी। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं झांसी के मशहूर शायर सरोज झांसवी जी से। सरोज झांसवी जी का नाम झांसी के मशहूर शायरों में लिया जाता है और इन्होंने कई बड़े बड़े मंचों पर अपनी शायरियाँ प्रस्तुत की। आइए हम जानते हैं उनसे उनके बारे में या उनके जीवन के बारे में। सरोज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों का झांसी आगमन कब हुआ, कैसे हुआ? असल में हमारे दादा ग्रैंडफादर हाँ जी चतेला के रहने वाले थे और वो यहाँ पुलिस की सर्विस करते थे। सर्विस के ताल्लुक से झांसी आ गए और यहीं बस गए। फिर उसके बाद हमारे वालिद साथ में बहुत छोटी उम्र में उनके साथ आ गए थे। हमारी पैदाइश यहीं हुई, झांसी में। अच्छा, तो झांसी में आपकी पैदाइश हुई है, तो झांसी में आपने कहाँ पर अपनी एजुकेशन ली है? उस दौरान आपके फादर क्या करते थे, ये थोड़ा सा बताइए आप। हमारे दादा ने यहाँ आकर एक मरतबा क्या हुआ, मुख्तसर सा वाक़या बताएं। पुलिस में नौकर थे तो जेल का एक ताला खराब हो गया। वो बहुत परेशान हुए जेलर साहब, वो खुला नहीं ताला। इन्होंने कहा साहब मैं ज़रा ट्राई करूं। ज़्यादा बढ़े और उसको ट्राई किया तो वो खुल गया। दूसरे दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो ताला चाबी साइकिल और छाते का काम लेकर सड़क किनारे बैठ गए। यहाँ से शुरुआत हुई हमारे कारोबार की। बाबूजी छोटे थे, उस वक्त पढ़ रहे थे, मदरसे में पढ़ते थे। वो भी एक गए बाजार कबाड़ खाने कहीं और वहाँ से एक सिलाई मशीन पुरानी उठा लाए और उन्होंने उसको खोला, बंद किया और उसको चालू कर लिया। साइकिल पे औजार बांध के बाजार में घूमे। दर्जियों से कहा कि भाई मशीन अगर तुम्हारी खराब हो तो हम बना दें। तो उन्होंने कहा बनना है। उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा पैसे? उन्होंने कहा साहब पैसे हम आके फिर लेंगे 1 हफ्ते के बाद, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए। गए, उसको वो कामयाब हुए।
उसके बाद वो जब कामयाबी ज़्यादा हुई तो फिर दुकान खोल के बैठ गए। यहाँ से वो सिलाई मशीन की मरम्मत का कारोबार शुरू हुआ। उसके बाद हम पढ़ने के बाद हम भी उसमें आए और फिर उसको सेल का भी काम शुरू किया उसमें। तो गोया स्विंग मशीन सेल एंड सर्विस के नाम से नवाब एंड सन्स से वो कारोबार शुरू हुआ। अच्छा, इस तरीके से आपका नवाब एंड सन्स का कारोबार शुरू हुआ। अच्छा सरोज जी, हमें आप ये बताइए कि शायरी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे प्रेरणा मिली आपको? मेरी तालीम यहीं शुरू हुई और उस वक्त उर्दू का माहौल अच्छा था। गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पूरे ज़िले के स्कूलों से लड़के बुलाए जाते थे और कॉम्पिटिटिव मशायरे हुआ करते थे, तकाबुली मशायरे। उसमें नेशनल हाफिज सिद्दीक नेशनल स्कूल, उस वक्त इंटर कॉलेज नहीं था, हाई स्कूल था, वहाँ से मुझे भेजा जाता था। मैं बचपन से ही, मेरी आवाज़ अच्छी थी और अच्छा हुआ, अच्छी तरह से पढ़ लेता था। घर का माहौल शायरी का था। बाबूजी पहले से शायर थे और सन 40-42 में यहाँ का शायरी का माहौल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे अच्छे शायर, बाबूजी हमारे उस्ताद शायरों में थे, उनके बहुत शागिर्द थे। बचपन से मैं उन मशायरों में जाता आता था। वो शौक़ उसी गोया तालीम के दौरान ही लग गया और फिर मैं उन कम्पिटिटिव मशायरों में जाने लगा स्कूल की तरफ से। और खुदा का करना ये हुआ कि हर साल फर्स्ट गोया इनाम, कोई भी मेडल या कप मुझे मिलता था और शील्ड स्कूल को जाती थी। यहाँ तक कि ललितपुर उस वक्त ज़िला अलग नहीं था। वहाँ से आज भी मुझे याद है कि नसीम परवाज, जो बहुत मशहूर शायर है इंडिया का, वो आया करते थे मुकाबले में और तभी से हमारी उनकी जान पहचान है। भोपाल में है आजकल, वो HEL से रिटायर हो गए, वो हमारे साथी हैं। तो उस वक्त वो याददाश्त है भी हमारी कि वहाँ से गोया मुझे प्रेरणा मिली उसकी गोया शायरी। तो अपनी शायरी का आप कुछ जो आपको सबसे बेहतरीन लगती हो रचना एक कुछ हमें सुनाएं। शुआए मेहर की उम्मीद लेके बैठा हूँ, शुआए मेहर की उम्मीद लेके बैठा हूँ, न जाने कब ये क़यामत की रात गुजरेगी। मेरा ख्याल था नज़दीक है मेरी मंजिल, खबर न थी कि सफ़र में हयात गुजरेगी। बहुत पहले का ये कता है मेरा, जो मशहूर हुआ बहुत। और कुछ गज़ल के शेर कहें तो आप पेश कर दूँगा। बिल्कुल। सहर मिली है किसी को रात मिली, सहर मिली है किसी को रात मिली, सहर मिली है किसी को रात मिली, बक़द्र ज़र्फ़ बशर को ये कायनात मिली, बक़द्र ज़र्फ़ बशर को ये कायनात मिली। कोई हमें ये बताए अज़ल से ताइम रोज़, कोई हमें ये बताए अज़ल से ताइम रोज़, अजल से पहले गमों से किसे निजात मिली, अजल से पहले गमों से किसे निजात मिली। उस आदमी को भला कैसे आदमी कहिए, उस आदमी को भला कैसे आदमी कहिए, जो उम्र भर ये न समझा कि क्यों हयात मिली,
जो उम्र भर ये न समझा के क्यों हयात मिली, वो और हैं जिन्हें गम बाइसे क़यामत है। हमें तो हर नए गम से नई हयात मिली, हमें तो हर नए गम से नई हयात मिली। सरोज जी, शायरी से हटके थोड़ा सा मैं परिवार की तरफ आऊंगा कि आपका विवाह कब हुआ और आपके कितने बच्चे हुए, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? शादी मेरी सन 1957 में हुई उरई में। जहाँ शादी हुई वो लोग भी खानदान के लोग थे, पुराने, आपस में तय हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद मेरे 3 बच्चे हुए, 2 साहबजादे लड़के, 1 लड़की। बड़े साहबजादे तनवीर अहमद, छोटे और नजरुल इस्लाम, जो अपने काम में लगे हुए, सर्विस में तो कोई नहीं गया। तो लड़की नाहिद परवीन की शादी बांदा में कर दी गई, वही है आजकल। तो सरोज जी, ये बताइए कि झांसी में आपकी शायरी में आपका नाम काफी फेमस रहा, बच्चों ने भी ये चीज सुना होगा, तो क्या बच्चों का रुझान शायरी की तरफ हुआ कभी? जो बच्चे हमारे लड़कों में तो रुझान, छोटे लड़के नजरुल इस्लाम में कुछ बात आई और उन्होंने बहुत गीत लिखे। अलबत्ता मेरी लड़की नाहिद परवीन में जरूर शायरी के नसीब है और वो उसने कहना शुरू कर दिया था। तो भाई बहनों में आप ही सबसे बड़े थे? मैं बड़ा था, जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज्यादा आई। बाबूजी के कारोबार में जब वो कमजोर पड़ने लगे तो मेरी, बल्कि उनको, उनकी उस कमजोरी की वजह से मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी। मैं उस वक्त BA में पढ़ता था, मैं BA भी कंप्लीट नहीं कर पाया, BA का 1 साल ही मैं कंप्लीट कर पाया। उसी साल मेरी शादी हो गई और वो बाबूजी बीमार रहने लगे। ज़्यादा मैंने उनको बिठाया और दुकान संभाल ली, कारोबार पूरा संभाल लिया मैंने, उसकी जिम्मेदारी पूरी आई। और ये भाइयों को मैंने फिर पढ़ाया। मेरा भाई शफक MA B.Ed करा के और उसको यहाँ सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल कॉलेज में प्रोफेसर हो गया था और उस दौरान में उनका इंतकाल हुआ। रफ़ीक हमारा बहुत अच्छा गाने वाला था, बहुत ही आवाज़ बहुत उम्दा थी उसकी, बहुत अच्छा गाने वाला था, लेकिन वो उसको भी वो कुछ लापरवाही उसकी भी रही तो वो गया नहीं, वरना वो आज शायद प्लेबैक बहुत अच्छा सिंगर होता इंडस्ट्री में। और मैं अगर मजाक कर रहा हूँ तो मैं बताते चलूँ कि एक दफ़ा हमारे मामू होते थे उस पुलिस में, सही मोहम्मद सिद्दीकी लखनऊ में, नौशाद म्यूजिक डायरेक्टर क्योंकि लखनऊ का थे, ज़्यादा वो लखनऊ आए हुए थे और मेरा ये रफ़ीक छोटा भाई वहाँ मामू के पास मिलने गया। उन्होंने कहा वो नौशाद आए हुए हैं और तुम चलो हम तुम्हें मिलवाते हैं। ज़्यादा वो ले गए, नौशाद से कहा कि ये लड़का गाता है, ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा सुनाओ। उसने जब गाया तो नौशाद ने कहा, इतना कहा कि आप आइए हम देखते हैं आपको, लेकिन ये कम वक्त गया ही नहीं। बहुत हमारे इसरार करने पर भी नहीं गया वो, उसका माहौल वहाँ का पसंद नहीं आया और नहीं गया, वरना आज शायद वो अच्छा रफ़ी की जगह, जी हाँ, रफ़ी की जगह लेता हूँ। तो सरोज जी, आपका परिवार सामूहिक परिवार में ही रहा? परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर पूरे कानों पर रही, अभी तक है, वो संभाले हुए। अब हमारे बच्चों के बच्चे, ये तनवीर के ये बेचारे पढ़ रहे हैं अभी, वो भी जिम्मेदारी। अब हमारे बड़े लड़के ने हमारे कारोबार सब संभाल लिया है और वो उसके कानों पे बोझ है। अब हम तो देख रेख में लगे हुए हैं सबकी। हाँ, तो आपका मॉनिटरिंग है सारा आपका, बाकी वर्किंग अब नहीं, चलिए बढ़िया है। तो सरोज जी, फिर एक बार हम फिर शायरी की तरफ चलते हैं। और चूंकि शायरी आपके खानदान में शुरुआत से ही है, दादा के टाइम से ही चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी के शेरों को थोड़ा थोड़ा सा बताएं। वालिद साहब तो के शेर तो बहुत मशहूर हुए। उस वक्त सन 40-42 में एक